गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम भारतीयों में एक प्रवृत्ति होती है कि हम अपने से ज़्यादा अपने पड़ोसियों की चिंता करते हैं, चाहे गांव स्तर की हो या राष्ट्र स्तर की। गांव में भी पड़ोस के घर में क्या बन रहा है, कौन आया कौन गया, इसको लेकर के हम ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं बनिस्पत अपने घर से। तो राष्ट्र के स्तर पर भी ये प्रवृत्ति हमारा छूटा नहीं है, हम पड़ोसी को लेकर के ज़्यादा चिंतित रहते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि पड़ोसी बदलता है, पड़ोसी का रुख बदलता है, तो उसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से हम पर भी पड़ता है। हमारा पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी राष्ट्र हैं जो एक तो जन्मजात सौतेला है, पैदाइशी दुश्मन है हमारा और हम भी उसके दुश्मन हैं, और दूसरा चाइना जो संजोगवश या कह सकते हैं कि प्रसंगवश हमारा दुश्मन बने रहता है। अवसर पड़ने पर दोस्त भी बन जाता है, वो भी हमको दोस्त स्वीकार कर लेता है और हम भी हिंदी चीनी भाई भाई करने लगते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर फिर हम आपस में लड़ भी जाते हैं। तो किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली या राष्ट्र को एक समृद्ध स्थिति में ले जाने में उस राष्ट्र का नेतृत्व वर्ग का अहम भूमिका होती है। हम उसी नेतृत्व वर्ग के चयन पर आज बात करने वाले हैं कि चीन के राष्ट्रपति जो उस राष्ट्र का सर्वप्रमुख या सबसे प्रधान नेता होता है, उसका चुनाव कैसे होता है। क्या हमारे भारत की तरह जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस तरह से। याद ये रखने वाली बात है, और थोड़ा सा बुनियादी अंतर ये है कि चीन में बहुदलीय कॉन्सेप्ट नहीं है या बहुदलीय शासन की प्रणाली वहाँ पर नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं बल्कि साम्यवादी देश है। विश्व के कुछ गिने चुने साम्यवादी देशों में से एक नाम चीन का आता है। तो चीन के राष्ट्रपति का चुनाव को या उसकी प्रक्रिया या उसकी पद्धति को समझना हमारे लिए जरूरी है। हम आज उसी विषय को जानने वाले हैं। तब हम ये भी जानेंगे कि जिनपिंग चीनी राष्ट्रपति या चीनी प्रेसिडेंट इतने शक्तिशाली या इतने लोकप्रिय क्यों बन गए, कैसे बन गए, क्या ऐसा कदम उठाए थे जिसके वजह से आज इतने लोकप्रिय है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो छवि बढ़ी है, क्या उन्हीं कामों के वजह से बढ़ी है। तो ये सारी बातों पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो चीन के राष्ट्रपति चुनाव यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्शन को समझने के लिए इस खाका को या इस फॉर्मेट को आप देख सकते हैं। याद रखना है कि चीन में हमारी तरह कोई बहुदलीय सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सैकड़ों क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। आपको पता ही है, गिने चुने 6 राष्ट्रीय दल हैं, बाकी सब के सब क्षेत्रीय दल हैं, और इसकी दर्जा संविधान के दिए गए प्रावधानों के अनुकूल निर्धारित होता है कि कौन सा दल राष्ट्रीय है, कौन सा दल क्षेत्रीय दल है। तो चीन में कोई बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, एक ही दल है, वो है सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यही एकमात्र दल है, और यही दल अपने ही बीच से उस योग्य, उस प्रभावी, उस काबिल व्यक्ति को चुन करके राष्ट्रपति बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता होगा, कि उसकी कोई प्रक्रिया होगी, उसकी कोई पद्धति होगी। हाँ, इसकी एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है, उस पद्धति को हमें जान लेना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने बीच से अपना लीडर चुनती है और जिसको प्रेसिडेंट बनाती है। तो सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पूरे चाइना में लगभग 150 करोड़ की आबादी के बीच से उन काबिल लोगों को, उन पॉलिटिकली सक्रिय लोगों को, राजनीतिक रूप से सक्रिय या एक्टिव लोगों को, उन योग्य लोगों को चुनाव करती है। स्कूल कॉलेज स्तर से, सामाजिक कार्यों के लेवल पे अगर कोई सोशल कार्य कर रहा है या कुछ विशेषज्ञ लोग हैं, तो जो जिस क्षेत्र में महारत हासिल किया हुआ है या विशेषज्ञ लोग हैं, उन्हीं लोगों में से सीपीसी अपनी 2300 मेंबर का एक कमिटी या पार्टी गठन करती है। लगभग 2300 सदस्यीय एक दल का निर्माण करती है या 2300 सदस्य अपनी पार्टी का गठन करती है। इन 2300 सदस्यों का चुनाव वो कॉलेज लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, आप कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यों के करने वाले जो भी लोग होते हैं,
चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हों या विज्ञान या तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र के जो काबिल लोग होते हैं और जो राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं, उन्हीं लोगों को मिला करके 2300 सदस्यों का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का गठन होता है। और यही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC पूरे देश को कंट्रोल करती है। और इन्हीं तीनों लोग 2300 लोगों में से अलग अलग कमेटी सेलेक्ट किया जाता है और उसी कमेटी में से फिर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 2300 लोगों का एक दल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसमें रिकॉग्नाइज लोग या आप कह सकते हैं कि जिसमें स्थापित लोग शामिल हैं, या वैधानिक रूप से या आप कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से 2300 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब आते हैं उसके आगे। इन 2300 सदस्यों में से 200 लोगों का एक सेंट्रल कमेटी का गठन किया जाता है, जिसको केंद्रीय समिति कहते हैं। ये 200 लोगों का एक सेंट्रल कमेटी गठित किया जाता है इसी 2300 सदस्यों में से। अब स्वाभाविक सी बात है कि इनका चुनाव होता होगा, इलेक्शन होता होगा, तो इनमें से मतदान इसी स्तर पर किया जाता है। ये 2300 लोगों का बीजिंग के ग्रेट हॉल में बैठक होता है। काहे के लिए बैठक होता है? तो ये 200 मेंबर का सेंट्रल कमेटी का गठित करने के लिए, सेंट्रल कमेटी का गठन करने के लिए। तो ये 2300 सदस्यों का बीजिंग का ग्रेट हॉल में बैठक होगा और उनमें से 200 लोगों को थ्रू द इलेक्शन या थ्रू द बाय द पोलिंग, मतदान के द्वारा 200 लोगों का चयन किया जाता है, जिसको हम लोग सेंट्रल कमेटी कहते हैं। तो अभी तक आप दो स्तर देखे, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को देखे जो पूरे राष्ट्र स्तर पे काम कर रहा है, और इसी में से 200 लोगों का एक कमेटी चुनाव हुआ, जिसको सेंट्रल कमेटी या केंद्रीय समिति कहा जाता है। अब ये सेंट्रल कमेटी ही वो कमेटी है जो अपने बीच में से सबसे बेहतर लोगों का चुनाव करती है। ये सेंट्रल कमेटी ही अपने बीच से पार्टी का महासचिव, सेंट्रल सेक्रेटरी का चुनाव करती है। पार्टी का महासचिव, सेंट्रल सेक्रेटरी ही वहां का प्रेसिडेंट कहलाता है चाइना का, और इसका चयन सीधे इसी सेंट्रल कमेटी से किया जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति का पैठ इस 200 मेंबर में सर्वाधिक होगा, जिस व्यक्ति का प्रभाव इस 200 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी में ज्यादा होगा, वही सेंट्रल सेक्रेटरी बन सकता है या केंद्रीय महासचिव उस पार्टी का बन सकता है। अगर केंद्रीय महासचिव बन गया उस पार्टी का, यानी कि वो प्रेसिडेंट बन गया। तो ये 200 लोगों का सेंट्रल कमेटी ही 200 लोगों का सेंट्रल कमेटी ही सेंट्रल सेक्रेटरी का चुनाव करती है। लेकिन क्या सिर्फ राष्ट्रपति ही पूरे राष्ट्र को चलाता है कि उसके सहयोग करने के लिए और भी कुछ घटक होते हैं और भी कुछ संगठन होता है। याद रखना है कि ये जो 2300 सदस्य हैं, इस स्तर के कार्यकर्ताओं को एक तरह से, या इस स्तर के जो भी मेंबर हैं दल के, उनको कॉमरेड कहा जाता है। CPC के जो भी मेंबर होते हैं, चाहे वो औपचारिक रूप से मेंबर हो चाहे नहीं हो, उनको कॉमरेड कहा जाता है। तो दूसरी ओर जब इन 200 लोगों में से 24 लोगों का एक कमेटी गठित किया जाता है, उसको पॉलिट ब्यूरो कहा जाता है। और ये पॉलिट ब्यूरो का मतलब ये है कि ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद की तरह काम करता है। जैसे आपके यहाँ भी आज भी जितने भी दल हैं, उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, कार्यकारिणी परिषद होती है। तो इन्हीं 200 लोगों में से 24 लोगों को पॉलिट ब्यूरो का गठन किया जाता है, और इन पॉलिट ब्यूरो में से और श्रेष्ठ 7 लोगों का एक स्टैंडिंग कमेटी या अस्थायी समिति का गठन किया जाता है। इनका भी चुनाव होता है। तो ये सारी प्रक्रिया इलेक्शन के थ्रू ही होता है, लेकिन हमारी तरह डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है, बल्कि पार्टी के अंदर ही, पार्टी के लोगों के द्वारा ही, CPC के लोगों के द्वारा ही, अपने लोगों में से, अपने ही बीच से काबिल लोगों को चुन करके आगे के स्तर पर पहुंचाया जाता है। अब यही पॉलिट ब्यूरो और यही स्टैंडिंग कमेटी चीन में
पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, नीति निर्णय या नीति निर्माण का काम करती है। जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद होता है कैबिनेट में, केंद्र में, उसी तरह से चाइना में भी ये दोनों काम करते हैं। एक है पॉलिट ब्यूरो, दूसरा है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी में के सदस्यों की संख्या घटाई बढ़ाई जाती रहती है, कभी 7, कभी 12, कभी कुछ हो सकता है, होते रहता है आवश्यकता के अनुसार। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट के बाद चीन का जो सबसे शक्तिशाली संगठन है या जो सबसे शक्तिशाली समूह है, वो समूह या ग्रुप है, वो है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा पॉलिट ब्यूरो। और इनका भी इन्हीं में से चुनाव होता है और इनका चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने बीच से करती है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में वो लोग शामिल होते हैं जो अपने क्षेत्र विशेष, अपने स्तर पर अपने योगदानों के वजह से पहचाने जाते हैं या जाने जाते हैं। जैसे आज भी हम और आप किसी पार्टी में औपचारिक सदस्य अपने कार्यों से, अपनी भागीदारी से पाते हैं, हम उससे सीधे प्रधानमंत्री या विधायक या सांसद नहीं बन जाते हैं, पार्टी की सदस्यता पाते हैं। फिर हम अपनी काबिलियत से पार्टी को प्रभावित करके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद फिर प्रभाव से अपने पार्टी को प्रभावित करके फिर आगे के निर्धारित किया जाता है कि हम मंत्री बनेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे कि कुछ भी नहीं बनेंगे, सिर्फ सांसद या विधायक बन करके रह जाएंगे। तो सेम स्थिति यहाँ पर भी है, सिर्फ अंतर यह है कि यहाँ पर ओपन इलेक्शन नहीं होता है, प्रत्यक्ष चुनाव या सीधा डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, बल्कि पार्टी के अंदर ही किया जाता है। और यहाँ पे चीन में मात्र एक ही पार्टी काम करता है, एक से ज़्यादा कोई पार्टी नहीं है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके कार्य करने की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग दल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ विचार भी अलग है, सिद्धांत भी अलग है, लोगों का लक्ष्य भी और उद्देश्य भी अलग होता है और इसी उद्देश्य, इसी लक्ष्य के लिए अलग अलग दल का गठन किया जाता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। तो सेंट्रल सेक्रेटरी ही यानी कि सीपीसी का महासचिव ही वहाँ का राष्ट्रपति कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि शी जिनपिंग ने ऐसा कौन सा काम कर लिया कि 2012 में पहली बार प्रेसिडेंट या सेंट्रल सेक्रेटरी बन करके आए और उसके बाद से अभी भी बने हुए हैं और तीसरा कार्यकाल उनका फिर से 2022 में शुरू हो जाएगा। तो कौन से ऐसे कार्य किए कि चीन में ऐसा लोकप्रिय हो गए? तो इनके कार्य करने के लिए या इनकी लोकप्रियता के पीछे 2-3 फैक्टर हैं। उसमें वो समझ लीजिए कि एक तो इनकी विस्तारवादी नीति, जो अपने चाइना जैसे विशाल देश को एकीकृत करके या एक करके रखने की जो क्षमता है इनमें, वो इनकी बहुत ही सराहनीय या पार्टी के लिए बहुत ही शिरोधार्य है। पार्टी इसको स्वीकार करती है। दूसरा है इनका ये है कि इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जैसे वन बेल्ट वन रोड स्कीम जो है, जो कि चाइना को सीधे मिडिल एशिया से जोड़ता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट को इन्होंने ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है, उस योजना को लागू किया है। इससे भी इनकी पार्टी में लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है। दूसरा कारण शी जिनपिंग के लोकप्रिय होने का कारण यह है कि वो जो दक्षिण चाइना का एरिया है, साउथ चाइना सी जिसको हम कहते हैं, उस साउथ चाइना सी में चीन कहीं ना कहीं अपने अधिकार से अधिक या वैधानिक अधिकार से अधिक जाकर के अपने दावा को पेश करने में सफल रहे हैं। हालांकि पड़ोसी राज्य या उस साउथ चाइना सी के घिरे देशों के द्वारा इसका विरोध किया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद चाइना अपना धमक बनाने में सफल रहा है। और तीसरा, हांगकांग को लेकर के, हांगकांग और ताइवान को लेकर के इनकी जो पॉलिसी है उससे भी सीपीसी काफ़ी संतुष्ट है। और जो सबसे ज़्यादा और सबसे लोकप्रिय बनाने में, जिसके वजह से चीन में इनको सी दादा के नाम से भी जाना जाने लगा या सी दादा के नाम से भी इनको पुकारा जाने लगा और इनको माओ से तुंग के लेवल का नेता भी स्वीकार किया जाने लगा, वो ये है कि इन्होंने जब अपनी सत्ता संभाली तो लगभग 10 लाख अपने अफसरों को भ्रष्टाचार, करप्शन के मामले में कार्रवाई की थी, जिससे जनता काफ़ी खुश हुई थी। कोई भी राष्ट्र या कोई भी राष्ट्रवादी नेता करप्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जनता भी नहीं चाहती है कि करप्शन हो। तो शी जिनपिंग का एक ये कदम कि उन्होंने 10 लाख कर्मचारियों को, 10 लाख अफसरों को
करप्शन के अंतर्गत या करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करके जनता का दिल जीतने का कोशिश किया था। इससे सीपीसी का इनके प्रति विश्वास बढ़ा था और इस वजह से इनको दोबारा कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना महासचिव नियुक्त किया है। अब देखना यह है कि 2022 के चुनाव में क्या इन्हें फिर से किया जाता है कि नहीं। थैंक यू।